नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वाराणसी से सोलर दीदी पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को हरित ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को 7 दिन का तकनीकी प्रशिक्षण देकर सोलर इंस्टॉलेशन का काम सिखाया जाएगा। चयनित महिलाओं को 14,196 मासिक वेतन, मुफ्त 2 किलोवाट सोलर प्लांट, इंडक्शन चूल्हा और हर इंस्टॉलेशन पर 1000 प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यूपी में अब 5.44 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिनसे प्रतिदिन 82 लाख यूनिट मुफ्त बिजली उत्पादन हो रहा है। यह योजना महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और रोजगार सृजन को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाल श्रमिक विद्या योजना को सभी 75 जिलों में लागू करने, सेवा मित्र व्यवस्था को और प्रभावी बनाने तथा औद्योगिक शहरों में आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र विकसित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक और युवा राज्य की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। रोजगार मिशन को वैश्विक स्तर से जोड़ते हुए जर्मनी, जापान समेत कई देशों में नौकरी के अवसर बढ़ाए जाएंगे। साथ ही AI आधारित डिजिटल जॉब मैचिंग और ऑनलाइन काउंसलिंग को भी मजबूत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 17 बड़ी कंपनियों को भूमि आवंटन पत्र सौंपे। इन परियोजनाओं से हजारों करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 12,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। कई कंपनियों ने 40 से 90% तक स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में CESC ग्रीन पावर 3 गीगावाट सोलर यूनिट लगाएगी, जबकि IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे, वस्त्र और AI आधारित पैकेजिंग उद्योगों में भी बड़े निवेश होंगे। इससे यूपी तेजी से देश का ग्लोबल इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी हब बनता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में खरीफ सीजन 2026 से 2027 के लिए कृषि विभाग ने फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने कुल बुआई क्षेत्र का 110.65 लाख हेक्टेयर और उत्पादन को 302.62 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया। सरकार धान का रकबा घटाकर दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा दे रही है। धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के साथ मक्का, बाजरा, अरहर, उर्द और सोयाबीन जैसी फसलों की पैदावार सुधारने पर जोर है। कृषि निदेशक पंकज त्रिपाठी के अनुसार उन्नत बीज, माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रबंधन, सिंचाई विस्तार और वैज्ञानिक खेती के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सुब्रोडिनेंट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने PET 2025 के परिणामों के आधार पर सरकारी भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। आयोग अब तक 14 भर्ती विज्ञापन जारी कर चुका है और कई अन्य अंतिम चरण में है। इन भर्तियों के जरिए प्रदेश में 20,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जारी विज्ञापनों में लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, वन रक्षक और ग्राम पंचायत अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। आयोग के अनुसार आने वाले हफ्तों में विभिन्न विभागों से अधियाचन मिलने के बाद और भी विज्ञापन जारी होंगे। PET 2025 के अंक 3 वर्ष तक मान्य रहेंगे, जिससे युवाओं को लंबे समय तक भर्ती प्रक्रियाओं में अवसर मिलता रहेगा। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े 2 पैन कार्ड मामले में MP MLA सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार की अपील स्वीकार करते हुए आजम खान की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी और जुर्माना 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। वहीं अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा बरकरार रखी गई है, लेकिन जुर्माना बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया। इससे पहले नवंबर 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को 7 साल की सजा सुनाई थी। आजम खान पहले से हेट स्पीच मामले में भी 2 साल की सजा काट रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची में मलयालम और गुजराती भाषा में नाम व पते दर्ज होने का मामला उठाया है। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इसे गंभीर त्रुटि बताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की। सपा का कहना है कि ऐसी गड़बड़ियों से मतदाताओं को 2027 विधानसभा चुनाव में परेशानी हो सकती है। वाराणसी के कैंट क्षेत्र के कुछ बूथों पर मलयालम और गुजराती में विवरण दर्ज होने के साथ डुप्लीकेट नाम भी पाए गए हैं। पार्टी ने मृतक, स्थानांतरित और फर्जी मतदाताओं का सत्यापन कर मतदाता सूची को दुरुस्त करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव टलने की अटकलों के बीच ग्राम प्रधान संगठनों ने मांग उठाई है कि देरी की स्थिति में मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए। सरोजनी नगर में आयोजित पंचायत संवाद कार्यक्रम में अखिलेश सिंह ने दावा किया कि सरकार इस मांग पर सकारात्मक फैसला ले सकती है। प्रधानों का कहना है कि इससे गाँव में विकास कार्य और प्रशासनिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। संगठन के नेताओं ने बताया
कि वे सरकार और भाजपा नेतृत्व के लगातार संपर्क में तथा पंचायत व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कदम जरूरी है। अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दर्ज एफआईआर के बाद सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वह जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन महोबा की दलित पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। अजय राय ने आरोप लगाया कि भाजपा उनकी बात का गलत अर्थ निकालकर राजनीतिक दबाव बना रही है। महोबा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी पर कथित टिप्पणी और बिना अनुमति सभा करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर वायरल वीडियो और अन्य सबूतों की जाँच शुरू कर दी है। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव को शाहे बेखबर बताया और कांग्रेस को बिन पेंदी का लोटा कहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में राजभर ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस भरोसेमंद नहीं है और अखिलेश यादव को राजनीति का हकीकत समझनी चाहिए। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के संबंधों का भी जिक्र किया। राजभर ने दावा किया कि विपक्षी दलों की रणनीति कमजोर पड़ रही है और आगामी चुनावों में उनका प्रदर्शन 2022 से भी अधिक खराब होगा। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। उम्मीद पोर्टल पर दस्तावेजों की जांच के बाद 31,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। जांच में खसरा नंबर, राजस्व रिकॉर्ड और जमीन के रकबे में गंभीर विसंगतियां पाई गयी। कुल 1,18,302 दर्ज संपत्तियों में से 31,328 के पंजीकरण निरस्त हुए हैं। ये कार्रवाई डिजिटल सत्यापन और पारदर्शिता के तहत की गई। हालांकि सरकार का कहना है कि वैध संपत्तियों को कोई नुकसान नहीं होगा और ये कदम फर्जी दावों को रोकने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में यूनिफॉर्म लागू करने को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस मुद्दे पर एसटी हसन ने राज्यपाल के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी जैसे उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में छात्रों पर यूनिफॉर्म थोपना सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हिजाब, पगड़ी और टोपी जैसे धार्मिक प्रतीकों पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। उनके अनुसार विश्वविद्यालयों में अनुशासन जरूरी है, लेकिन छात्रों की स्वतंत्रता और विविधता का सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे पर राजनीतिक और शैक्षणिक स्तर पर बहस तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग पर फोकस कर रही है, जिसमें नाई, निषाद, राजभर, कश्यप और विश्वकर्मा जैसी जातियां शामिल है। इस रणनीति के तहत राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि ये वोट बैंक प्रदेश की सत्ता समीकरण बदल सकता है। पार्टी पंचायत चुनाव और संगठन विस्तार के जरिए जमीनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, जिससे आगामी चुनावों में फायदा मिल सके। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इसे महाविद्युत आपदा करार दिया और भाजपा पर बिजली व्यवस्था पूरी तरह विफल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में लोग अघोषित कटौती से परेशान हैं, जबकि बिजली विभाग के कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। अखिलेश यादव ने स्मार्ट मीटर योजना और बिजली ढांचे की कमी को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने जनता से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि बिजली संकट से पेयजल और स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। और 24 मई 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम आमतौर पर गर्म और शुष्क रहने की संभावना है, क्योंकि ये मई का अंतिम सप्ताह है और इस समय गर्मी अपने चरम पर होती है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और सहारनपुर जैसे शहरों में अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दोपहर के समय तेज धूप और लू चलने की संभावना रहेगी, जबकि सुबह और शाम थोड़ी राहत मिल सकती है। कहीं कहीं स्थानीय स्तर पर धूल भरी हवाएं चल सकती हैं और हल्की आंशिक बादलवाही भी देखने को मिल सकती है। बरसात की संभावना बहुत कम रहेगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।